चैप्टर 11 किंवदंतियां। क्या तुम वह हॉट डॉग खाओगे? पॉल ने जेकब से पूछा। उसकी आंखें वेयरवुल्फ द्वारा खाए गए विशाल भोजन के अंतिम अवशेष पर टिकी थीं। जेकब मेरे घुटनों के बल पर झुक गया और सीधे तार के हैंगर पर थूके गए हॉट डॉग से खेलने लगा। अलाव के किनारे की लपटें उसकी छाले वाली त्वचा को चाट रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पेट को थपथपाया। ये किसी तरह अभी भी सपाट था, हालांकि मैं गिनती भूल गया था कि उसने अपने 10वें के बाद कितने हॉट डॉग खाए थे। चिप्स के सुपर साइज बैग या रूट बियर की 2 लीटर की बोतल का तो जिक्र ही न करें। मुझे लगता है, जैक ने धीरे से कहा, मैं इतना भर गया हूँ कि उल्टी करने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे जबरदस्ती निगल सकता हूँ। हालांकि मुझे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। उसने फिर से उदास होकर आह भरी। इस तथ्य के बावजूद कि पॉल ने कम से कम जेकब के बराबर खाया था, वह क्रोधित हो गया और उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। हे भगवान! जेकब हंसा। मजाक कर रहा हूँ, पॉल। यहाँ। उसने घर पर बनी कटार को गोल घेरे में घुमाया। मुझे उम्मीद थी कि वो हॉट डॉग की तरह रेत में गिरेगी, लेकिन पॉल ने बिना किसी कठिनाई के उसे सही छोर पर पकड़ लिया। हर समय केवल अत्यंत कुशल लोगों के साथ ही किसी के साथ घूमना मुझे जटिलता की ओर ले जा रहा था। धन्यवाद, दोस्त, पॉल ने कहा, जो पहले से ही अपने गुस्से के दौर से उबर चुका था। आग चटकती हुई रेत की ओर नीचे की ओर जा रही थी। काले आसमान के सामने अचानक चमकीले नारंगी रंग की चिंगारी फूट पड़ी। अजीब बात है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सूरज डूब चुका है। पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ कि कितना देर हो गई है। मैं समय का पूरी तरह से ध्यान ही नहीं रख पाया था। मेरे क्विल्यूट मित्रों के साथ रहना मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान था। जब जेकब और मैंने मेरी बाइक गैराज में छोड़ी थी और उसने दुखी होकर स्वीकार किया था कि हेलमेट एक अच्छा विचार था, तो उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे उसके साथ अलाव पर आने की चिंता होने लगी थी, ये सोचकर कि क्या वेयरवुल्फ अब मुझे देशद्रोही मानेंगे। क्या वे ऐसा करेंगे? मुझे आमंत्रित करने के लिए जेकब से नाराज हो जाऊंगा? क्या मैं पार्टी बर्बाद कर दूंगा? लेकिन जब जेकब मुझे जंगल से बाहर चट्टान की चोटी पर बैठक स्थल पर ले गया, जहां आग पहले से ही बादलों से ढके सूरज की तुलना में अधिक चमकदार थी, तो सब कुछ बहुत ही सहज और हल्का था। अरे, वैम्पायर गर्ल! एम्ब्री ने मुझे जोर से बधाई दी थी। क्विल ने मुझे हाई फाइव देने और गाल पर चूमने के लिए उछलकर मुझे उठाया था। एमिली ने मेरा हाथ दबाया था जब हम उसके और सैम के बगल में ठंडी पत्थर की जमीन पर बैठे थे। पॉल द्वारा की गई कुछ चिढ़ाने वाली शिकायतों के अलावा, जिनमें से अधिकांश में रक्त चूसने वाले की बदबू को हवा के साथ बनाए रखने के बारे में बात की गई थी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि मैं वहाँ का ही एक सदस्य हूँ। यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं थे। बिली यहाँ था, उसकी व्हीलचेयर उस जगह पर खड़ी थी जो घेरे का स्वाभाविक मुखिया लग रहा था। उसके बगल में एक तहदार लॉन कुर्सी पर, काफी कमजोर दिख रहे, क्विल के बूढ़े, सफेद बालों वाले दादा थे। ओल्ड क्विल, चार्ली के दोस्त हैरी की विधवा सू क्लियरवाटर, उसके दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठी थी। उसके 2 बच्चे, लिया और सेठ भी वहाँ थे। बाकी हम लोगों की तरह जमीन पर बैठे थे। इससे मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तीनों को अब रहस्य का पता चल गया था। बिली और ओल्ड क्विल ने जिस तरह से सू से बात की, उससे मुझे लगा कि उसने परिषद में हैरी की जगह ले ली है। क्या इससे उसके बच्चे लापुश के सबसे गुप्त समाज के स्वतः सदस्य बन गए? मुझे आश्चर्य हुआ कि सैम और एमिली के सामने सकल में बैठना लिया के लिए कितना भयानक था। उसके प्यारे चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, लेकिन वह कभी भी आग की लपटों से दूर नहीं हुई। लिया के चेहरे की खूबसूरती को देखते हुए, मैं उनकी तुलना एमिली के बर्बाद चेहरे से करने से खुद को नहीं रोक पाया। लिया एमिली के दागों के बारे में क्या सोचती थी, अब जब उसे उनके पीछे की सच्चाई पता चल गई थी? क्या उसकी नज़र में यह न्याय जैसा लग रहा था? छोटा सेठ क्लियरवाटर अब इतना छोटा नहीं रहा। अपनी बड़ी, खुश मुस्कान और लंबे, दुबले पतले शरीर के साथ, वह मुझे बहुत हद तक बचपन के जेकब की याद दिलाता था। समानता ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और फिर आह भरी।
क्या सेठ का जीवन भी बाकी लड़कों की तरह ही नाटकीय रूप से बदलने वाला था? क्या यही भविष्य था जिसके कारण उसे और उसके परिवार को यहाँ रहने की अनुमति दी गई थी? पूरा समूह वहाँ था, सैम अपनी एमिली, पॉल, एम्ब्री, क्विल के साथ, और जेरेड अपने साथ किम, उस लड़की के साथ जिसे उसने पसंद कर लिया था। किम के बारे में मेरी पहली धारणा ये थी कि वो एक अच्छी लड़की थी, थोड़ी शर्मीली और थोड़ी साधारण। उसका चेहरा चौड़ा था, ज्यादातर गालों की हड्डियां थीं, और आंखें इतनी छोटी थीं कि उनका संतुलन नहीं बन पाता था। उसकी नाक और मुंह पारंपरिक सुंदरता के लिए बहुत चौड़े थे। उसके सपाट काले बाल हवा में पतले और पतले थे जो चट्टान के ऊपर कभी भी कम नहीं होते थे। यह मेरी पहली धारणा थी। लेकिन जेरेड को किम को देखते हुए कुछ घंटों के बाद मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी सामान्य नहीं लगा। जिस तरह से उसने उसे देखा, यह ऐसा था जैसे कोई अंधा आदमी पहली बार सूरज देख रहा हो, जैसे कोई कलेक्टर किसी अनदेखे दा विंची को खोज रहा हो, जैसे कोई माँ अपने नवजात बच्चे के चेहरे को देख रही हो। उसकी आश्चर्यचकित आंखों ने मुझे उसके बारे में नई बातें दिखाईं, कैसे उसकी त्वचा आग की रोशनी में लाल लाल रेशम की तरह लग रही थी, कैसे उसके होठों का आकार एकदम दोहरा वक्र था, उसके दांत उनके सामने कितने सफ़ेद थे, उसकी पलकें कितनी लंबी थीं, जब वह नीचे देखती थी तो उसके गालों को छूती थीं। कभी कभी जब किम की नज़र जेरेड पर पड़ती तो उसकी त्वचा का रंग काला पड़ जाता था और उसकी आंखें शर्म से झुक जाती थीं, लेकिन वह अपनी आंखें जेरेड से ज़्यादा देर तक नहीं हटा पाती थी। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जेकब ने मुझे पहले जो कुछ बताया था उसे मैं बेहतर ढंग से समझ पाया हूँ। उस स्तर की प्रतिबद्धता और प्रशंसा को रोक पाना कठिन है। किम अब जेरेड की छाती से लिपटकर सो रही थी। जेरेड ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। मैंने सोचा कि वह वहाँ बहुत गर्म होगी। देर हो रही है, मैंने जेकब से धीरे से कहा। अभी शुरू मत करो, जेकब ने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि निश्चित रूप से यहाँ मौजूद आधे लोगों की सुनने की शक्ति इतनी संवेदनशील थी कि वे हमें सुन सकते थे। सबसे बढ़िया हिस्सा आने वाला है। सबसे अच्छी बात क्या है? क्या तुमने एक पूरी गाय निगल ली? जेकब ने अपनी धीमी, गहरी हंसी ठहाके के साथ की। नहीं, यह अंतिम बैठक है। हम सिर्फ एक हफ्ते का खाना खाने के लिए नहीं मिले हैं। ये तकनीकी रूप से एक परिषद की बैठक है। ये क्विल का पहला मौका है और उसने अभी तक कहानियां नहीं सुनी हैं। खैर, उसने उन्हें सुना है, लेकिन ये पहली बार होगा जब उसे पता चलेगा कि वे सच हैं। ये बात एक आदमी को ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। किम और सेठ और लिया सभी पहली बार आए हैं। कहानियां। जेकब मेरे पास आकर बैठ गया, जहां मैं एक चट्टान के नीचे आराम कर रहा था। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरे कान में और भी नीचे बोला। उन्होंने कहा, हम हमेशा से ही इतिहास को किंवदंतियां मानते आए हैं। हम कैसे अस्तित्व में आए, इसकी कहानियां। पहली कहानी है आत्मिक योद्धाओं की। ऐसा लग रहा था मानो जेकब की धीमी फुसफुसाहट ही उसका परिचय थी। धीमी आंच पर जलती आग के इर्द गिर्द माहौल अचानक बदल गया। पॉल और एम्ब्री सीधे होकर बैठ गए। जेरेड ने किम को धक्का दिया और फिर उसे धीरे से सीधा खड़ा कर दिया। एमिली ने एक सर्पिल बाउंड नोटबुक और एक पेन निकाला, जो बिल्कुल किसी महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए तैयार छात्र की तरह दिख रहा था। सैम उसके बगल में थोड़ा मुड़ गया ताकि उसका चेहरा ओल्ड क्विल की दिशा में हो, जो उसके दूसरी तरफ था, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि यहाँ परिषद के बुजुर्ग 3 नहीं बल्कि 4 की संख्या में थे। लिया क्लियरवाटर, जिसका चेहरा अभी भी एक खूबसूरत और भावहीन मुखौटा था, ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा नहीं कि वह थकी हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी एकाग्रता में मदद कर रही थी। उसका भाई उत्सुकता से बड़ों की ओर झुका। आग की चिंगारी भड़क उठी, जिससे रात में चमकती हुई चिंगारियां फिर से फूट पड़ीं। बिली ने अपना गला साफ किया और अपने बेटे की फुसफुसाहट से ज्यादा परिचय के बिना अपनी समृद्ध, गहरी आवाज में कहानी सुनाना शुरू किया। शब्द सटीकता से निकले, मानो उन्हें दिल से याद हो, लेकिन साथ ही भावना और सूक्ष्म लय भी थी, जैसे कि उसके लेखक ने कविता का प्रदर्शन किया हो। बिली ने कहा, क्विल्यूट शुरू से ही एक छोटे लोग रहे हैं, और हम अभी भी एक छोटे लोग हैं,
लेकिन हम कभी गायब नहीं हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे खून में हमेशा से जादू रहा है। हमेशा से ही आकार बदलने का जादू बाद में नहीं आया। पहले हम आत्मा योद्धा थे। इससे पहले मैंने कभी भी बिली ब्लैक की आवाज में भव्यता का एहसास नहीं किया था, हालांकि अब मुझे एहसास हुआ कि यह अधिकार हमेशा से ही उनमें था। एमिली की कलम कागजों पर तेजी से दौड़ने लगी, क्योंकि वह उसके साथ चलने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में जनजाति इस बंदरगाह में बस गई और कुशल जहाज निर्माता और मछुआरे बन गए। लेकिन जनजाति छोटी थी और बंदरगाह मछलियों से भरपूर था। कुछ अन्य लोग थे जो हमारी जमीन पर लालच करते थे और हम उसे संभालने के लिए बहुत छोटे थे। एक बड़ी जनजाति हमारे खिलाफ आगे बढ़ी और हम उनसे बचने के लिए अपने जहाजों पर सवार हो गए। काहेलिहा पहला आत्मिक योद्धा नहीं था, लेकिन हमें उसके पहले की कहानियां याद नहीं हैं। हमें याद नहीं है कि इस शक्ति की खोज सबसे पहले किसने की थी, या इस संकट से पहले इसका उपयोग कैसे किया गया था। काहेलिहा हमारे इतिहास में पहला महान आत्मिक सरदार था। इस आपातकाल में काहेलिहा ने हमारी भूमि की रक्षा के लिए जादू का इस्तेमाल किया। वो और उसके सभी योद्धा जहाज से अपने शरीर के साथ नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ निकले। उनकी स्त्रियां उनके शरीर और लहरों की निगरानी कर रही थीं, और पुरुष अपनी आत्मा के साथ हमारे बंदरगाह पर वापस आ गए। वे शारीरिक रूप से दुश्मन जनजाति को छू नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास दूसरे तरीके थे। कहानियां हमें बताती हैं कि वे अपने दुश्मनों के शिविरों में भयंकर हवाएं उड़ा सकते थे। वे हवा में बहुत जोर से चीख सकते थे जिससे उनके दुश्मन डर जाते थे। कहानियां हमें ये भी बताती हैं कि जानवर आत्मिक योद्धाओं को देख सकते थे और उन्हें समझ सकते थे। जानवर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। काहेलिहा ने अपनी आत्मा सेना ली और घुसपैठियों पर कहर बरपाया। इस आक्रमणकारी जनजाति के पास बड़े, मोटे बालों वाले कुत्तों के झुंड थे, जिनका इस्तेमाल वे बर्फीले उत्तर में अपने स्लेज खींचने के लिए करते थे। आत्मा योद्धाओं ने कुत्तों को उनके स्वामियों के खिलाफ कर दिया और फिर चट्टानों की गुफाओं से चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड ले आए। उन्होंने कुत्तों को पुरुषों को भ्रमित करने में मदद करने के लिए चीखती हवा का इस्तेमाल किया। कुत्ते और चमगादड़ जीत गए। बचे हुए लोग तितर बितर हो गए और हमारे बंदरगाह को एक शापित जगह कहा। जब आत्मा योद्धाओं ने उन्हें छोड़ा तो कुत्ते बेकाबू हो गए। क्विल्यूट्स विजयी होकर अपने शरीर और अपनी पत्नियों के पास लौट आए। अन्य निकटवर्ती जनजातियों वो और माकाह ने क्विल्यूट्स के साथ संधि की। वे हमारे जादू से कोई लेना देना नहीं चाहते थे। हम उनके साथ शांति से रहते थे। जब कोई दुश्मन हमारे खिलाफ आता था तो आत्मा योद्धा उन्हें भगा देते थे। पीढ़ियां बीत गईं, फिर आखिरी महान आत्मा प्रमुख ताहाका आए। वो अपनी बुद्धिमत्ता और शांतिप्रिय व्यक्ति होने के लिए जाने जाते थे। लोग उनकी देखभाल में अच्छी तरह से और संतुष्ट रहते थे। लेकिन एक आदमी था, उतलापा, जो संतुष्ट नहीं था। आग के चारों ओर एक हल्की फुफकार की आवाज आई। मैं बहुत धीमा था इसलिए ये समझ नहीं पाया कि यह कहाँ से आ रही है। बिली ने इसे अनदेखा किया और किंवदंती सुनाना जारी रखा। उतलापा चीफ ताहाका के सबसे मजबूत आत्मिक योद्धाओं में से एक था, एक शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन एक लालची व्यक्ति भी। उनका मानना था कि लोगों को अपनी भूमि का विस्तार करने हो और माकाह को गुलाम बनाने और एक साम्राज्य बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब योद्धा अपनी आत्मा बन गए तो वे एक दूसरे के विचारों को जानते थे। ताहाका ने देखा कि उतल्पा ने क्या सपना देखा था और उतल्पा से नाराज था। उतल्पा को लोगों को छोड़ने और फिर कभी अपनी आत्मा का उपयोग न करने का आदेश दिया गया था। उतल्पा एक मजबूत आदमी था, लेकिन प्रमुख के योद्धाओं की संख्या उससे अधिक थी। उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्रोधित निर्वासित व्यक्ति पास के जंगल में छिप गया, प्रमुख से बदला लेने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। शांति के समय में भी आत्मा प्रमुख अपने लोगों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहता था। अक्सर वो पहाड़ों में एक पवित्र, गुप्त स्थान पर चला जाता था। वो अपना शरीर वहीं छोड़ देता था और जंगलों और समुद्र तट के किनारे किनारे घूमता रहता था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई खतरा न हो। एक दिन जब ताहाका इस कर्तव्य को निभाने के लिए चला गया
तो उतल्पा ने उसका पीछा किया। पहले तो उतल्पा ने केवल मुखिया को मारने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना में अपनी कमियां थीं। निश्चित रूप से आत्मा योद्धा उसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे और वे उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसका पीछा कर सकते थे। जब वह चट्टानों में छिप गया और मुखिया को अपना शरीर छोड़ने की तैयारी करते हुए देखा, तो उसके दिमाग में एक और योजना आई। ताहाक ने अपना शरीर गुप्त स्थान पर छोड़ दिया और अपने लोगों पर नजर रखने के लिए हवाओं के साथ उड़ गया। उतलापा ने तब तक इंतजार किया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि मुखिया अपनी आत्मा के साथ कुछ दूरी तय कर चुका है। ताहाक को ये बात उसी क्षण पता चल गई कि उतल्पा उसके साथ आत्मा की दुनिया में शामिल हो गई है और वह उतल्पा की हत्या की योजना को भी जानता था। वह अपने गुप्त स्थान पर वापस भागा, लेकिन हवाएं भी उसे बचाने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थीं। जब वह वापस लौटा तो उसका शरीर पहले ही गायब हो चुका था। उतल्पा का शरीर परित्यक्त पड़ा था, लेकिन उतल्पा ने ताहाक को भागने का मौका नहीं दिया था। उसने ताहाक के हाथों से अपने शरीर का गला काट दिया था। ताहाक उसके शरीर के पीछे पीछे पहाड़ से नीचे आया। वह उतल्पा पर चिल्लाया, लेकिन उतल्पा ने उसे ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे वह मात्र हवा हो। ताहाक ने निराशा के साथ देखा कि उतल्पा ने क्विल्यूट्स के प्रमुख के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। कुछ हफ्तों तक उतल्पा ने कुछ नहीं किया, बस ये सुनिश्चित किया कि हर कोई यह विश्वास करे कि वह ताहाक है। फिर बदलाव शुरू हुए। उतल्पा का पहला आदेश किसी भी योद्धा को आत्मा की दुनिया में प्रवेश करने से मना करना था। उसने दावा किया कि उसे खतरे का एक दृश्य दिखाई दिया था, लेकिन वास्तव में वह डर गया था। वह जानता था कि ताहाक अपनी कहानी बताने के लिए मौके का इंतजार कर रहा होगा। उतल्पा खुद भी आत्मा की दुनिया में प्रवेश करने से डरता था, ये जानते हुए कि ताहाक जल्दी ही उसके शरीर का दावा करेगा। इसलिए एक आत्मा योद्धा सेना के साथ विजय के उसके सपने असंभव थे और उसने जनजाति पर शासन करने के साथ खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की। वह उन विशेषाधिकारों की तलाश में एक बोझ बन गया जो ताहाक के पास थे। उसने कभी नहीं मांगा, अपने योद्धाओं के साथ काम करने से इनकार कर दिया। एक युवा दूसरी पत्नी और फिर तीसरी पत्नी ले ली, हालांकि ताहाक की पत्नी जनजाति में अनसुनी चीजों पर जी रही थी। ताहाक असहाय क्रोध में देख रहा था। आखिरकार ताहाक ने उतल्पा की जागतियों से जनजाति को बचाने के लिए अपने शरीर को मारने की कोशिश की। वह पहाड़ों से एक भयंकर भेड़िया नीचे लाया, लेकिन उतल्पा अपने योद्धाओं के पीछे छिप गया। जब भेड़िए ने एक युवक को मार डाला जो झूठे सरदार की रक्षा कर रहा था, तो ताहाक को बहुत दुख हुआ। उसने भेड़िए को दूर जाने का आदेश दिया। सभी कहानियां हमें बताती हैं कि एक आत्मा योद्धा बनना कोई आसान बात नहीं थी। अपने शरीर से मुक्त होना रोमांचकारी होने से ज्यादा भयावह था। यही कारण है कि वे अपने जादू का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय ही करते थे। निगरानी रखने के लिए मुखिया की एकांत यात्राएं बोझ और बलिदान थीं। शरीरहीन होना भटकाव पैदा करने वाला था, असहज, भयावह। ताहाक इतने लंबे समय से अपने शरीर से दूर था कि वह पीड़ा में था। उसे लगा कि वह कभी भी उस अंतिम भूमि पर नहीं जा पाएगा जहां उसके पूर्वज प्रतीक्षा कर रहे थे। इस यातनापूर्ण शून्यता में हमेशा के लिए फंस गए। बड़ा भेड़िया ताहाक की आत्मा का पीछा करता रहा, जब वह जंगल में पीड़ा में तड़पता हुआ मरोड़ता रहा। भेड़िया अपनी प्रजाति के हिसाब से बहुत बड़ा और सुंदर था। ताहाक को अचानक उस मूक जानवर से ईर्ष्या होने लगी। कम से कम उसके पास एक शरीर तो था, कम से कम उसके पास एक जीवन तो था। एक जानवर के रूप में जीवन भी इस भयानक खाली चेतना से बेहतर होगा। और फिर ताहाक के मन में एक विचार आया जिसने हम सभी को बदल दिया। उसने बड़े भेड़िए से उसके लिए जगह बनाने और उसे साझा करने के लिए कहा। भेड़िए ने ऐसा किया। ताहाक ने राहत और कृतज्ञता के साथ भेड़िए के शरीर में प्रवेश किया। यह उसका मानव शरीर नहीं था, लेकिन यह आत्मा की दुनिया के शून्य से बेहतर था। एक साथ आदमी और भेड़िया बंदरगाह पर गांव में लौट आए। लोग डर के मारे भाग गए, योद्धाओं को आने के लिए चिल्लाते हुए। योद्धा अपने भालों के साथ भेड़िए से मिलने के लिए दौड़े। बेशक उतल्पा सुरक्षित रूप से छिपा रहा। ताहाक ने अपने योद्धाओं पर हमला नहीं किया।
वह धीरे धीरे उनसे दूर चला गया, अपनी आंखों से बात करता हुआ और अपने लोगों के गीतों को चिल्लाने की कोशिश करता हुआ। योद्धाओं को एहसास होने लगा कि भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं था, कि उस पर एक आत्मा का प्रभाव था। एक वृद्ध योद्धा, जिसका नाम युद्ध था, ने झूठे सरदार के आदेश की अवहेलना करने और भेड़िए से संवाद करने का प्रयास करने का फैसला किया। जैसे ही युद्ध आत्मा की दुनिया में पहुंचा, ताहाक ने भेड़िए को छोड़ दिया। जानवर चुपचाप उसके लौटने और उससे बात करने की प्रतीक्षा कर रहा था। युद्ध ने एक पल में सच्चाई जान ली और अपने सच्चे सरदार का घर में स्वागत किया। इस समय उतल्पा ये देखने आया कि क्या भेड़िया पराजित हुआ है। जब उसने युद्ध को जमीन पर बेजान पड़ा देखा, जो सुरक्षात्मक योद्धाओं से घिरा हुआ था, तो उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने अपना चाकू निकाला और युद्ध को मारने के लिए आगे बढ़ा, इससे पहले कि वह अपने शरीर में वापस आ सके। गद्दार, वह चिल्लाया, और योद्धाओं को समझ में नहीं आया कि क्या करें। सरदार ने आत्माओं की यात्रा पर रोक लगा दी थी, और यह सरदार का निर्णय था कि अवज्ञा करने वालों को कैसे दंडित किया जाए। युद्ध अपने शरीर में वापस कूद गया, लेकिन उतल्पा ने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था और एक हाथ उसके मुंह को ढके हुए था। ताहाक का शरीर मजबूत था और युद्ध उम्र के साथ कमजोर हो गया था। युद्ध दूसरों को चेतावनी देने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सका, इससे पहले कि उतल्पा ने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। ताहाक ने देखा कि युद्ध की आत्मा अंतिम भूमि पर चली गई, जो ताहाक के लिए अनंत काल तक वर्जित थी। उसे बहुत क्रोध महसूस हुआ, जो पहले महसूस की गई किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली था। वो फिर से बड़े भेड़िए में घुस गया, जिसका मतलब था उतल्पा का गला काटना। लेकिन जैसे ही वह भेड़िए में शामिल हुआ, सबसे बड़ा जादू हुआ। ताहाक का गुस्सा एक इंसान का गुस्सा था। अपने लोगों के लिए उसका प्यार और उनके उत्पीड़कों के लिए उसकी नफरत भेड़िए के शरीर के लिए बहुत बड़ी थी, बहुत मानवीय थी। भेड़िया कांप उठा और हैरान योद्धाओं और उतल्पा की आंखों के सामने एक आदमी में तब्दील हो गया। नया आदमी ताहाक के शरीर जैसा नहीं दिख रहा था, वो कहीं ज्यादा शानदार था। वह ताहाक की आत्मा का मांस था। हालांकि योद्धाओं ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वे ताहाक की आत्मा के साथ उड़े थे। उतल्पा ने भागने की कोशिश की, लेकिन ताहाक के नए शरीर में भेड़िए की ताकत थी। उसने चोर को पकड़ लिया और चोरी किए गए शरीर से बाहर कूदने से पहले ही उसकी आत्मा को कुचल दिया। जब लोगों को समझ में आया कि क्या हुआ था, तो वे बहुत खुश हुए। ताहाक ने जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दिया, अपने लोगों के साथ फिर से काम किया और युवा पत्नियों को उनके परिवारों को वापस दे दिया। एकमात्र परिवर्तन जो उसने रखा वह था आत्माओं की यात्रा का अंत। वह जानता था कि अब ये बहुत खतरनाक था, क्योंकि किसी की जान लेने का विचार था। आत्मा योद्धा अब नहीं रहे। उस समय से ताहाक न तो भेड़िया था और न ही मनुष्य। वे उसे ताहाक महान भेड़िया या ताहाक आत्मा मनुष्य कहते थे। उसने कई वर्षों तक जनजाति का नेतृत्व किया, क्योंकि वह बूढ़ा नहीं हुआ। जब खतरा मंडराता था, तो वह दुश्मन से लड़ने या उसे डराने के लिए अपना भेड़िया स्वरूप फिर से अपना लेता था। लोग शांति से रहते थे। ताहाक के कई बेटे हुए, और इनमें से कुछ ने पाया कि वयस्क होने के बाद वे भी भेड़ियों में बदल सकते थे। भेड़िए सभी अलग अलग थे, क्योंकि वे आत्मा भेड़िए थे और अपने अंदर के मनुष्य को दर्शाते थे। तो इसलिए सैम का रंग काला है, क्विल ने मुस्कुराते हुए कहा। काला दिल, काला फर। मैं कहानी में इतना डूबा हुआ था कि वर्तमान में वापस आकर बुझती आग के चारों ओर बने घेरे में आकर मुझे झटका लगा। एक और झटके के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह घेरा ताहाक के परदादा परदादी पोते पोतियों से बना था। आग से आकाश में चिंगारियां निकलने लगी और वे कांपने और नाचने लगे, जिससे ऐसी आकृतियां बनने लगी जो लगभग समझ में आने लायक थीं। और तुम्हारा चॉकलेटी फर क्या दर्शाता है? सैम ने क्विल से फुसफुसाते हुए कहा। तुम कितने प्यारे हो। बिली ने उनके तानों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ बेटे ताहाक के साथ योद्धा बन गए और अब वे बूढ़े नहीं होते। अन्य, जिन्हें ये परिवर्तन पसंद नहीं था, उन्होंने भेड़िया पुरुषों के समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। वे फिर से बूढ़े होने लगे,
और जनजाति ने पाया कि भेड़िया पुरुष किसी और की तरह बुरे हो सकते हैं यदि वे अपनी आत्मा भेड़ियों को छोड़ दें। ताहा अक ने 3 बूढ़े लोगों के जीवन की अवधि जी ली थी। उसने पहले 2 की मृत्यु के बाद तीसरी पत्नी से विवाह किया था और उसमें अपनी सच्ची आत्मा पत्नी को पाया था। हालांकि वह दूसरों से प्यार करता था, लेकिन ये कुछ और था। उसने अपनी आत्मा भेड़िया को छोड़ने का फैसला किया ताकि वह भी उसी समय मर जाए जब वह मर जाए। इस तरह से जादू हमारे पास आया, लेकिन कहानी का अंत यही नहीं है। उसने ओल्ड क्विलेटेरा की ओर देखा, जो अपनी कुर्सी पर हिल रहा था, अपने कमजोर कंधों को सीधा कर रहा था। बिली ने पानी की बोतल से एक घूंट लिया और अपना माथा पोंछा। एमिली की कलम बिना किसी हिचकिचाहट के कागज पर तेजी से लिख रही थी। वह आत्मा योद्धाओं की कहानी थी, ओल्ड क्विल ने पतली टैना आवाज में कहा। ये तीसरी पत्नी के बलिदान की कहानी है। जब ताहा अक बूढ़ा हो गया था, तब उसने अपने आत्मा भेड़िए को त्यागने के कई साल बाद उत्तर में माकाह के साथ परेशानी शुरू कर दी थी। उनके कबीले की कई युवतियां गायब हो गई थीं और उन्होंने इसका दोष पड़ोसी भेड़ियों पर लगाया, जिनसे वे डरते थे और जिन पर उन्हें भरोसा नहीं था। भेड़िया पुरुष अपने भेड़िया रूपों में रहते हुए भी एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे उनके पूर्वज अपने आत्मा रूपों में रहते हुए करते थे। वे जानते थे कि उनमें से कोई भी दोषी नहीं था। ताहा अक ने माका प्रमुख को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा डर था। ताहा अक अपने हाथों में युद्ध नहीं चाहता था। वह अब अपने लोगों का नेतृत्व करने वाला योद्धा नहीं था। उसने अपने सबसे बड़े भेड़िया पुत्र ताहावी को शत्रुता शुरू होने से पहले असली अपराधी को खोजने का काम सौंपा। ताहावी अपने समूह के 5 अन्य भेड़ियों के साथ पहाड़ों में खोज करने निकला, ताकि लापता माकाह के बारे में कोई सबूत ढूंढ सके। उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, जंगल में एक अजीब, मीठी गंध जिसने उनकी नाक को इस हद तक जला दिया कि वे दर्द करने लगे। मैं जेकब के पास थोड़ा और सिकुड़ गया। मैंने देखा कि उसके मुंह का कोना हंसी से फड़क रहा था और उसकी बांह मेरे चारों ओर कस गई थी। ओल्ड क्विल ने आगे कहा, वे नहीं जानते थे कि कौन सा जीव ऐसी गंध छोड़ता है, लेकिन उन्होंने उसका पीछा किया। उसकी कांपती हुई आवाज में बिली जैसी भव्यता नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब उग्रता की धार थी। जैसे जैसे उसके शब्द तेज होते गए, मेरी धड़कनें तेज होती गईं। उन्हें रास्ते में मानव गंध और मानव रक्त के हल्के निशान मिले। उन्हें यकीन था कि यह वही दुश्मन है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। यात्रा उन्हें इतनी दूर उत्तर की ओर ले गई कि ताहावी ने आधे समूह को, जो युवा थे, ताहा अक को रिपोर्ट करने के लिए बंदरगाह पर वापस भेज दिया। ताहावी और उसके 2 भाई वापस नहीं लौटे। छोटे भाइयों ने अपने बड़ों की तलाश की, लेकिन उन्हें केवल सन्नाटा मिला। ताहा अक ने अपने बेटों के लिए शोक मनाया। वह अपने बेटों की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन वह बूढ़ा था। वह अपने शोक के कपड़े पहने हुए माका प्रमुख के पास गया और उसे सब कुछ बताया जो हुआ था। माका प्रमुख ने उसके दुख पर विश्वास किया और जनजातियों के बीच तनाव समाप्त हो गया। 1 साल बाद 2 माका युवतियां एक ही रात में अपने घरों से गायब हो गईं। माका ने तुरंत क्विल्यूट भेड़ियों को बुलाया, जिन्होंने पाया कि पूरे माका गांव में वही मीठी बदबू फैली हुई है। भेड़िए फिर से शिकार पर निकल पड़े। केवल एक ही वापस आया। वह याहाउता था, जो ताका अक की तीसरी पत्नी का सबसे बड़ा बेटा था और झुंड में सबसे छोटा था। वह अपने साथ कुछ ऐसा लाया था जो क्विल्यूट्स के दिनों में कभी नहीं देखा गया था, एक अजीब, ठंडी, पथरीली लाश जिसे वह टुकड़ों में ढो रहा था। ताहा अक के खून वाले सभी लोग, यहाँ तक कि जो कभी भेड़िए नहीं रहे थे, वे भी मृत प्राणी की तीखी गंध को सूंघ सकते थे। यह माकाह का दुश्मन था। याहाउता ने बताया कि क्या हुआ था। उसने और उसके भाइयों ने उस जीव को पाया था, जो एक आदमी जैसा दिखता था लेकिन ग्रेनाइट की चट्टान की तरह कठोर था। उसके साथ 2 माका बेटियां भी थीं। एक लड़की पहले से ही मर चुकी थी, जमीन पर सफेद और रक्तहीन। दूसरी उस जीव की बाहों में थी, उसका मुंह उसके गले पर था। जब वे उस भयानक दृश्य पर आए तो वह शायद जीवित रही होगी,
लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो उस जीव ने जल्दी से उसकी गर्दन तोड़ दी और उसके बेजान शरीर को जमीन पर फेंक दिया। उसके सफ़ेद होंठ उसके खून से सने हुए थे और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। यहाँ उता ने उस जीव की भयंकर ताकत और गति का वर्णन किया। उसका एक भाई जल्दी ही उसका शिकार बन गया जब उसने उस ताकत को कम करके आंका। जीव ने उसे गुड़िया की तरह चीर डाला। यहाँ उता और उसके दूसरे भाई ज्यादा सावधान थे। उन्होंने मिलकर काम किया, उस जीव पर दोनों तरफ से हमला किया, उसे मात दी। उन्हें अपनी भेड़िए जैसी ताकत और गति की चरम सीमा तक पहुंचना था, ऐसा कुछ जो पहले कभी परखा नहीं गया था। जीव पत्थर की तरह सख्त और बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने पाया कि सिर्फ उनके दांत ही उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। उन्होंने जीव के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए जबकि वह उनसे लड़ रहा था। लेकिन उस जीव ने जल्दी ही सीख लिया और जल्द ही उनके हथकंडों से मेल खाने लगा। उसने यहाँ उता के भाई पर अपना हाथ रख दिया। यहाँ उता को जीव के गले में एक छेद मिला और उसने झपट्टा मारा। उसके दांतों ने जीव का सिर फाड़ दिया, लेकिन उसके हाथ उसके भाई को घायल करते रहे। यहाँ उता ने अपने भाई को बचाने के लिए एक हताश प्रयास में प्राणी को पहचान से परे टुकड़ों में फाड़ दिया। वह बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अंत में प्राणी नष्ट हो गया। या तो उन्होंने ऐसा सोचा। यहाँ उता ने बदबूदार अवशेषों को बुजुर्गों द्वारा जांच के लिए बाहर रख दिया। एक कटा हुआ हाथ प्राणी के ग्रेनाइट हाथ के टुकड़े के पास पड़ा था। जब बुजुर्गों ने उन्हें लाठी से दबाया तो दोनों टुकड़े आपस में टकराए और हाथ हाथ के टुकड़े की ओर बढ़ा, खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। भयभीत होकर बुजुर्गों ने अवशेषों में आग लगा दी। दम घूंटने वाले घिनौने धुएं के एक बड़े बादल ने हवा को प्रदूषित कर दिया। जब राख के अलावा कुछ नहीं बचा तो उन्होंने राख को कई छोटे छोटे थैलों में अलग किया और उन्हें दूर दूर तक फैला दिया, कुछ समुद्र में, कुछ जंगल में, कुछ चट्टानों की गुफाओं में। ताहाक ने एक थैला अपने गले में लटका रखा था ताकि अगर वह जीव फिर से खुद को जोड़ने की कोशिश करे तो उसे चेतावनी मिल जाए। ओल्ड क्विल ने रुककर बिली की तरफ देखा। बिली ने अपनी गर्दन से चमड़े का पट्टा निकाला। उसके सिरे पर एक छोटा सा थैला लटका हुआ था जो उम्र के कारण काला पड़ गया था। कुछ लोग चौंक गए, मैं भी शायद उनमें से एक था। वे इसे ठंडा खून पीने वाला कहते थे और इस डर में रहते थे कि यह अकेला नहीं है। उनके पास केवल एक भेड़िया रक्षक बचा था, युवा यहाँ उता। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। उस प्राणी का एक साथी था, एक और खून पीने वाला, जो बदला लेने के लिए क्विल्यूट्स के पास आया था। कहानियां कहती हैं कि कोल्ड वुमन सबसे खूबसूरत चीज थी जिसे इंसानी आंखों ने कभी देखा था। उस सुबह जब वह गांव में दाखिल हुई तो वह भोर की देवी की तरह दिख रही थी। सूरज एक बार चमक रहा था और यह उसकी गोरी त्वचा पर चमक रहा था और उसके घुटनों तक फैले सुनहरे बालों को रोशन कर रहा था। उसका चेहरा अपनी सुंदरता में जादुई था, उसकी आंखें उसके गोरे चेहरे पर काली थीं। कुछ लोग उसकी पूजा करने के लिए घुटनों के बल गिर गए। उसने ऊंची, तीखी आवाज में कुछ पूछा, ऐसी भाषा में जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। लोग अवाक रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दें। गवाहों में ताहाक का खून नहीं था, सिवाय एक छोटे लड़के के। वह अपनी माँ से लिपट गया और चिल्लाया कि गंध से उसकी नाक में दर्द हो रहा है। परिषद में जा रहे एक बुजुर्ग ने लड़के की आवाज़ सुनी और उसे एहसास हुआ कि उनके बीच क्या आ गया है। उसने लोगों को भागने के लिए चिल्लाया। उसने पहले उसे मार डाला। ठंडी औरत के आने के 20 गवाह थे। 2 बच गए, केवल इसलिए क्योंकि वह खून से विचलित हो गई थी और अपनी प्यास बुझाने के लिए रुक गई थी। वे ताहाक के पास भागे, जो अन्य बुजुर्गों, अपने बेटों और अपनी तीसरी पत्नी के साथ परामर्श में बैठे थे। यहाँ उता ने जैसे ही यह खबर सुनी, वह अपने आत्मिक भेड़िए में बदल गया। वह रक्त को नष्ट करने चला गया। वह अकेला शराबी था। ताहाक, उसकी तीसरी पत्नी, उसके बेटे और उसके बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। पहले तो उन्हें वह जीव नहीं मिला, केवल उसके हमले के सबूत मिले। लाशें टूटी हुई पड़ी थीं, कुछ खून से लथपथ, सड़क पर बिखरी हुई थीं, जहां वह दिखाई दी थी।
फिर उन्होंने चीखें सुनी और जल्दी से बंदरगाह की ओर भागे। कुछ क्विल्यूट्स लोग शरण लेने के लिए जहाज़ों की ओर भागे थे। वह शार्क की तरह उनके पीछे तैरती रही और अपनी अविश्वसनीय ताकत से उनकी नाव का अगला हिस्सा तोड़ दिया। जब जहाज डूब गया तो उसने तैरकर भागने की कोशिश करने वालों को पकड़ लिया और उन्हें भी तोड़ दिया। उसने किनारे पर बड़े भेड़िए को देखा और वह भागते हुए तैराकों को भूल गई। वह इतनी तेजी से तैरी कि वह धुंधली हो गई और वह टपकती हुई और शानदार याहाओता के सामने आ खड़ी हुई। उसने एक सफ़ेद उंगली से उसकी ओर इशारा किया और एक और समझ से परे सवाल पूछा। याहाओता ने इंतजार किया। यह एक करीबी लड़ाई थी। वह अपने साथी जैसी योद्धा नहीं थी, लेकिन याहाओता अकेली थी। उसके क्रोध को उससे दूर करने वाला कोई नहीं था। जब याहाओता हार गया तो ताहाका ने विरोध में चिल्लाया। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और एक बूढ़े सफ़ेद थूथन वाले भेड़िए में बदल गया। भेड़िया बूढ़ा था, लेकिन ये ताहाका नामक आत्मा था और उसके क्रोध ने उसे मजबूत बना दिया था। लड़ाई फिर से शुरू हुई। ताहाका की तीसरी पत्नी ने अभी अभी अपने बेटे को अपने सामने मरते देखा था। अब उसका पति लड़ रहा था और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वह जीत सकता है। उसने नरसंहार के गवाहों द्वारा परिषद को बताए गए हर शब्द को सुना था। उसने याहाओता की पहली जीत की कहानी सुनी थी और जानती थी कि उसके भाई के भटकाव ने उसे बचा लिया था। तीसरी पत्नी ने अपने पास खड़े एक बेटे की कमर से चाकू छीन लिया। वे सभी छोटे बेटे थे, अभी तक वयस्क नहीं हुए थे, और वह जानती थी कि जब उनके पिता असफल हो जाएंगे तो वे भी मर जाएंगे। तीसरी पत्नी खंजर को ऊपर उठाए हुए ठंडी औरत की ओर दौड़ी। ठंडी औरत मुस्कुराई, बूढ़े भेड़िए के साथ अपनी लड़ाई से बमुश्किल विचलित हुई। उसे कमजोर मानव महिला या चाकू का कोई डर नहीं था जो उसकी त्वचा को खरोंच भी नहीं सकता था, और वह ताहाका को मौत का वार करने वाली थी। और फिर तीसरी पत्नी ने कुछ ऐसा किया जिसकी ठंडी औरत को उम्मीद नहीं थी। वो खून पीने वाले के पैरों पर घुटनों के बल गिर गई और चाकू अपने दिल में घोंप लिया। तीसरी पत्नी की उंगलियों से खून की धार बह निकली और ठंडी औरत पर जा गिरी। खून पीने वाला तीसरी पत्नी के शरीर से निकलने वाले ताजे खून के लालच का विरोध नहीं कर सका। सहज रूप से वह मरती हुई महिला की ओर मुड़ा, एक सेकंड के लिए पूरी तरह से प्यास से व्याकुल हो गया। ताहाका के दांत उसकी गर्दन के चारों ओर कस गए। ये लड़ाई का अंत नहीं था, लेकिन ताहाका अब अकेले नहीं थे। अपनी मां को मरता देख दो युवा बेटों को इतना क्रोध आया कि वे अपने आत्मिक भेड़ियों के रूप में उभरे, हालांकि वे अभी तक मनुष्य नहीं बने थे। अपने पिता के साथ उन्होंने उस प्राणी को खत्म कर दिया। ताहाका कभी कबीले में वापस नहीं आया। वो फिर कभी एक आदमी नहीं बना। वह तीसरी पत्नी के शव के पास एक दिन तक लेटा रहा। जब भी कोई उसे छूने की कोशिश करता तो गुर्राता था, और फिर वह जंगल में चला गया। जंगल और कभी वापस नहीं लौटा। उस समय से ठंडे भेड़ियों से परेशानी दुर्लभ हो गई। ताहाका के बेटों ने कबीले की रक्षा तब तक की जब तक उनके बेटे उनकी जगह लेने लायक बड़े नहीं हो गए। एक समय में कभी भी 3 से ज्यादा भेड़िए नहीं होते थे। ये पर्याप्त था। कभी कभी कोई खून पीने वाला इन जमीनों से होकर आता था, लेकिन वे भेड़ियों की उम्मीद न करते हुए आश्चर्यचकित हो जाते थे। कभी कभी कोई भेड़िया मर जाता था, लेकिन वे फिर कभी उस तरह से खत्म नहीं होते थे जैसे पहली बार हुआ था। उन्होंने सीखा था कि ठंडे भेड़ियों से कैसे लड़ना है, और उन्होंने ये ज्ञान भेड़िए के दिमाग से भेड़िए के दिमाग, आत्मा से आत्मा, पिता से बेटे को दिया। समय बीतता गया और ताहाका के वंशज वयस्क होने पर भेड़िए नहीं रहे। बहुत समय बाद ही जब कोई ठंडा भेड़िया पास आता तो भेड़िए वापस लौट आते। ठंडे भेड़िए हमेशा 1 या 2 की संख्या में आते थे और झुंड छोटा ही रहता था। एक बड़ी टोली आई और तुम्हारे अपने परदादाओं ने उनसे लड़ने की तैयारी की, लेकिन नेता ने एप्रैम ब्लैक से ऐसे बात की जैसे वह एक आदमी हो, और उसने क्विल्यूट्स को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। उसकी अजीब पीली आंखों ने उसके दावे को कुछ हद तक साबित कर दिया कि वे दूसरे खून पीने वालों से अलग थे। भेड़ियों की संख्या कम थी। ठंडे भेड़ियों को संधि की पेशकश करने की कोई जरूरत नहीं थी जब वे लड़ाई जीत सकते थे।
एप्रेम ने स्वीकार कर लिया। वे अपने पक्ष पर कायम रहे, हालांकि उनकी मौजूदगी दूसरों को आकर्षित करती है और उनकी संख्या ने जनजाति के पहले कभी नहीं देखे गए एक बड़े समूह को मजबूर कर दिया है, ओल्ड क्विल ने कहा, और एक पल के लिए उसकी काली आंखें, जो उनके चारों ओर मुड़ी हुई त्वचा की झुर्रियों में दबी हुई थीं, मुझ पर टिकी हुई लग रही थीं। बेशक, ताहक के समय को छोड़कर, उसने कहा, और फिर उसने आह भरी। और इसलिए हमारे जनजाति के बेटे फिर से बोझ उठाते हैं और उनके पूर्वजों द्वारा उनके सामने सहन किए गए बलिदान को साझा करते हैं। सब कुछ देर तक खामोश रहा। जादू और किंवदंती के जीवित वंशज आग के उस पार एक दूसरे को उदास आंखों से घूर रहे थे। एक को छोड़कर सभी। बोझ, उसने धीमी आवाज में उपहास किया। मुझे लगता है कि यह बढ़िया है। क्विल का पूरा निचला होंठ थोड़ा बाहर निकल आया। बुझती हुई आग के दूसरी ओर सेठ क्लियरवाटर ने जनजातीय रक्षकों की बिरादरी के प्रति प्रशंसा से भरी अपनी आंखें फैलाकर सहमति में सिर हिलाया। बिली ने धीमी और लंबी हंसी की और जादू चमकते अंगारों में फीका पड़ गया। अचानक ये फिर से दोस्तों का एक समूह बन गया। जेरेड ने क्विल पर एक छोटा सा पत्थर फेंका और जब वह उछल पड़ा तो सभी हंस पड़े। हमारे चारों ओर धीमी बातचीत फुसफुसा रही थी, चिढ़ाने वाली और सहज। लिया क्लियरवाटर की आंखें नहीं खुलीं। मुझे लगा कि मैंने उसके गाल पर आंसू की तरह कुछ चमकता हुआ देखा, लेकिन जब मैंने एक पल बाद पीछे देखा तो वह गायब हो चुका था। न तो जेकब और न ही मैं कुछ बोल रहे थे। वह मेरे पास इतना शांत था, उसकी सांस इतनी गहरी और एक समान थी कि मुझे लगा कि वह शायद सोने के करीब है। मेरा दिमाग हजारों साल दूर था। मैं यहाँ उता या दूसरे भेड़ियों या उस खूबसूरत कोल्ड वुमन के बारे में नहीं सोच रहा था जिसकी मैं आसानी से कल्पना कर सकता था। नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जो जादू से बिल्कुल बाहर था। मैं उस अनाम महिला के चेहरे की कल्पना करने की कोशिश कर रहा था जिसने पूरी जनजाति को बचाया था, तीसरी पत्नी। वह सिर्फ एक इंसानी औरत थी जिसके पास कोई खास तोहफा या शक्ति नहीं थी। कहानी में मौजूद किसी भी राक्षस से शारीरिक रूप से कमजोर और धीमी, लेकिन वह कुंजी थी, समाधान थी। उसने अपने पति, अपने छोटे बेटों, अपने कबीले को बचाया था। काश उन्हें उसका नाम याद होता। किसी चीज ने मेरी बांह को हिला दिया। चलो बेल्स, जेकब ने मेरे कान में कहा, हम यहाँ हैं। मैं उलझन में पड़ गया क्योंकि आग गायब हो गई थी। मैंने अप्रत्याशित अंधेरे में घूरकर देखा, अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की। मुझे ये समझने में 1 मिनट लगा कि मैं अब चट्टान पर नहीं था। जेकब और मैं अकेले थे। मैं अभी भी उसकी बांह के नीचे था, लेकिन मैं अब जमीन पर नहीं था। मैं जेकब की कार में कैसे पहुंचा? ओह, बकवास, मैंने चौंकते हुए कहा क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं सो गया था। कितनी देर हो गई है? अरे, वो बेवकूफ़ फ़ोन कहाँ है? मैंने अपनी जेबें थपथपाईं, बेचैन और खाली हाथ। आराम से, अभी आधी रात भी नहीं हुई है और मैंने उसे तुम्हारे लिए बुला लिया है। देखो वह वहाँ इंतज़ार कर रहा है। आधी रात, मैंने बेवकूफ़ी से दोहराया, अभी भी भ्रमित था। मैं अंधेरे में घूरता रहा और जब मेरी आंखों ने 30 गज दूर वोल्वो का आकार देखा तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। ये लो, जेकब ने कहा और उसने मेरे दूसरे हाथ में एक छोटी सी आकृति थमा दी। फ़ोन, तुमने मेरे लिए एडवर्ड को बुलाया। मेरी आंखें जेकब की मुस्कुराहट की चमक को देखने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो चुकी थीं। मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छा खेलूंगा तो मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। धन्यवाद जैक, मैंने भावुक होकर कहा। सच में, धन्यवाद, और आज रात मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं थे। वाह, वह कुछ और ही था। और तुम मुझे गाय निगलते हुए देखने के लिए भी नहीं जागे। वह हंसा। नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। यह मेरे लिए अच्छा था। तुम्हारा वहाँ होना। दूर अंधेरे में काले पेड़ों के बीच कुछ पीली सी हलचल सी दिखी। गति, हाँ, वो इतना धैर्यवान नहीं है न? जेकब ने मेरी व्याकुलता को देखते हुए कहा। आगे बढ़ो, लेकिन जल्दी वापस आओ। ठीक है, जरूर जैक,
मैंने वादा किया, कार का दरवाज़ा खोलते हुए। ठंडी हवा मेरे पैरों को छू रही थी और मुझे ठंड से कांपने लगी। अच्छी नींद सो जाओ, बेल्स। किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं आज रात तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं रुक गया, एक पैर जमीन पर टिकाकर। नहीं, जैक, थोड़ा आराम करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। जरूर, जरूर, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी बात सहमति जताने की बजाय संरक्षणात्मक लग रही थी। शुभ रात्रि, जैक। धन्यवाद, रात हो गई है। बेला, वो फुसफुसाया जब मैं अंधेरे में तेजी से चली गई। एडवर्ड ने मुझे सीमा रेखा पर पकड़ लिया। बेला, उसने कहा, उसकी आवाज में राहत की भावना थी, उसकी बाहें मुझे कसकर जकड़े हुए थीं। हाय, माफ करना, मैं इतनी देर से आया। मैं सो गया था और मुझे पता है, जेकब ने समझाया। वह कार की ओर बढ़ने लगा और मैं उसके बगल में डगमगाता हुआ खड़ा रहा। क्या तुम थक गए हो? मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। मैं ठीक हूँ, चलो तुम्हें घर ले चलते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। क्या तुम्हारा समय अच्छा बीता? हाँ, यह अद्भुत था, एडवर्ड। काश तुम आ पाते, मैं इसे समझा भी नहीं सकता। जैक के पिता ने हमें पुरानी किंवदंतियां सुनाई और यह जादू जैसा था। तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना होगा। सोने के बाद मैं इसे ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा और फिर मैंने जोर से जम्हाई ली। एडवर्ड ने हंसते हुए कहा। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर उठाया और मेरी सीट बेल्ट बांध दी। तेज रोशनी चमक उठी और हम पर छा गई। मैंने जेकब की हेडलाइट की तरफ हाथ हिलाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने इशारा देखा या नहीं। उस रात जब मैं चाली के पास से निकल गया, जिसने मुझे उतनी परेशानी नहीं दी जितनी मैंने उम्मीद की थी क्योंकि जेकब ने उसे भी बुलाया था, बिस्तर पर तुरंत गिरने के बजाय मैं खुली खिड़की से बाहर झुक गया और एडवर्ड के वापस आने का इंतजार करने लगा। रात आश्चर्यजनक रूप से ठंडी थी, लगभग सर्दी जैसी। मैंने इसे हवादार चट्टानों पर बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था। मैंने कल्पना की कि यह आग से कम और जेकब के बगल में बैठने से ज्यादा था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, बर्फीली बूंदें मेरे चेहरे पर गिरने लगीं। अंधेरा इतना था कि हवा के साथ झुके और हिलते स्प्रूस के काले त्रिकोणों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने फिर भी अपनी आंखें जोर से दबा ली, तूफान में दूसरी आकृतियां ढूंढने लगा। एक पीला सा सिलहूट काले रंग में भूत की तरह घूम रहा था, या शायद एक विशाल भेड़िए की छायादार रूपरेखा। मेरी आंखें बहुत कमजोर थीं। तभी रात में मेरे ठीक बगल में हलचल हुई। एडवर्ड मेरी खुली खिड़की से फिसलकर अंदर आया, उसके हाथ बारिश से भी ज्यादा ठंडे थे। क्या जेकब वहाँ है? मैंने कांपते हुए पूछा, जब एडवर्ड ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में खींचा। हाँ, कहीं और ऐसमें घर के रास्ते पर है। मैंने आह भरी। ये बहुत ठंडा और गीला है। ये बेवकूफ़ी है। मैं फिर से कांप उठा। वह हंसा। ये केवल तुम्हारे लिए ठंडा है, बेला। उस रात मेरे सपने में भी ठंड थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं एडवर्ड की बाहों में सोई थी। लेकिन मैंने सपना देखा कि मैं तूफान में बाहर थी, हवा मेरे बालों को मेरे चेहरे पर झटक रही थी और मेरी आंखों को अंधा कर रही थी। मैं फर्स्ट बीच के चट्टानी अर्धचंद्र पर खड़ी थी, उन तेजी से चलती आकृतियों को समझने की कोशिश कर रही थी जिन्हें मैं किनारे के किनारे अंधेरे में केवल धुंधला धुंधला देख पा रही थी। पहले तो सफ़ेद और काले रंग की चमक के अलावा कुछ नहीं था, जो एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और दूर जा रहे थे। और फिर, जैसे चांद अचानक बादलों से टूट गया हो, मैं सब कुछ देख सकती थी। रोसिली, जिसके बाल गीले और सुनहरे थे और घुटनों तक झूल रहे थे, एक विशालकाय भेड़िए पर झपट रही थी जिसके थूथन में चांदी की धार थी, जिसे मैंने सहज ही पहचान लिया कि वह बिली ब्लैक है। मैं भागने लगा, लेकिन मैंने पाया कि मैं सपने देखने वालों की तरह ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। मैंने उन्हें चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ हवा में उड़ गई और मैं कोई आवाज़ नहीं निकाल पाया। मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में अपनी बाहें हिलाईं। मेरे हाथ में कुछ चमका और मैंने पहली बार देखा कि मेरा दाहिना हाथ खाली नहीं था। मेरे हाथ में एक लंबा, तेज ब्लेड था, जो पुराना और चांदी का था, तथा सूखे, काले पड़ चुके खून से सना हुआ था।
मैं चाकू से दूर हो गई और मेरी आंखें मेरे बेडरूम के शांत अंधेरे में खुल गईं। पहली बात जो मुझे महसूस हुई वह ये थी कि मैं अकेली नहीं थी और मैंने अपना चेहरा एडवर्ड की छाती में छिपा लिया, ये जानते हुए कि उसकी त्वचा की मीठी खुशबू किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रभावी ढंग से दुर्स्वप्न को दूर भगा देगी। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। कागज़ों की आवाज़, पन्नों के खड़खड़ाने की आवाज़ और हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई हल्की चीज़ लकड़ी के फर्श पर गिरी हो। नहीं, मैंने संतोष में आह भरते हुए कहा, जब उसकी बाहें मेरे चारों ओर कस गईं। मैंने एक बुरा सपना देखा। क्या आप मुझे इसके बारे में बताना चाहते हैं? मैंने सिर हिलाया। बहुत थक गया हूँ। शायद सुबह तक, अगर मुझे याद रहे। मुझे लगा कि उसके अंदर एक खामोश हंसी गूंज रही है। सुबह में उन्होंने सहमति जताई। तुम क्या पढ़ रहे थे? मैंने बुदबुदाया, जबकि मैं बिल्कुल भी जागा हुआ नहीं था। वुदरिंग हाइट्स, उन्होंने कहा। मैंने नींद में भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम्हें वह किताब पसंद नहीं आई। तुमने इसे छोड़ दिया, उसने बड़बड़ाया, उसकी नर्म आवाज़ ने मुझे बेहोशी की ओर धकेल दिया। इसके अलावा, जितना अधिक समय मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ, उतनी ही अधिक मानवीय भावनाएं मुझे समझ में आती हैं। मैं पा रहा हूँ कि मैं हीथक्लिफ के साथ उन तरीकों से सहानुभूति रख सकता हूँ जिनके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था। मैंने आह भरी। उसने कुछ और कहा, कुछ धीमी आवाज में, लेकिन मैं पहले ही सोच चुका था। अगली सुबह मोती की तरह धूसर और शांत थी। एडवर्ड ने मुझसे मेरे सपने के बारे में पूछा, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। मुझे बस इतना याद था कि मुझे ठंड लग रही थी, और जब मैं उठा तो मुझे खुशी हुई कि वह वहाँ था। उसने मुझे चूमा, इतनी देर तक कि मेरी धड़कनें तेज हो गईं, और फिर कपड़े बदलने और अपनी कार लेने के लिए घर चला गया। मैंने जल्दी से कपड़े पहने, मेरे पास विकल्प कम थे। जिसने भी मेरे हैम्पर को तहस नहस किया था, उसने मेरी अलमारी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। अगर यह इतना डरावना नहीं होता, तो ये गंभीर रूप से परेशान करने वाला होता। जब मैं नाश्ते के लिए नीचे जाने वाला था, तो मैंने देखा कि वुदरिंग हाइट्स की मेरी टूटी फूटी प्रति फर्श पर खुली पड़ी है, जहां एडवर्ड ने उसे रात में गिरा दिया था, और वह अपनी जगह पर वैसे ही टिकी हुई थी जैसे क्षतिग्रस्त बाइंडिंग हमेशा मेरी जगह पर टिकी रहती थी। मैंने उत्सुकता से इसे उठाया, ये याद करने की कोशिश करते हुए कि उसने क्या कहा था। सभी लोगों में से हीथक्लिफ के लिए सहानुभूति महसूस करने के बारे में कुछ। ये सही नहीं हो सकता, मैंने शायद वो हिस्सा सपना देखा होगा। खुले पन्ने पर 3 शब्दों ने मेरा ध्यान खींचा, और मैंने पैराग्राफ को और ध्यान से पढ़ने के लिए अपना सिर झुकाया। ये हीथक्लिफ बोल रहा था, और मैं पैराग्राफ को अच्छी तरह से जानता था। और यहीं आप हमारी भावनाओं के बीच का अंतर देख सकते हैं। अगर वो मेरी जगह होता और मैं उसकी जगह, हालांकि मैं उससे इतनी नफरत करता था कि मेरी जिंदगी ही कटु हो गई थी, मैंने कभी उसके खिलाफ हाथ नहीं उठाया होता। आप चाहें तो अविश्वसनीय दिख सकते हैं। जब तक वह उसकी इच्छा रखती थी, मैं उसे कभी भी उसके समाज से दूर नहीं करता। जिस क्षण उसका सम्मान खत्म हो जाता, मैं उसका दिल चीर देता और उसका खून पी जाता। लेकिन तब तक अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, आप मुझे तब तक नहीं जानते, तो मैं उसके सिर का एक भी बाल छूने से पहले ही मर जाता। जिन 3 शब्दों ने मेरा ध्यान खींचा वे थे, उसका खून पिया। मैं सिहर उठा। हाँ, जरूर मैंने सपना देखा होगा कि एडवर्ड ने हीथक्लिफ के बारे में कुछ सकारात्मक कहा है। और यह पन्ना शायद वह पन्ना नहीं था जिसे वह पढ़ रहा था। किताब किसी भी पन्ने पर खुल सकती थी।